हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े के साथ लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब आप लोगों का 7 चैप्टर भी ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग पर आ गया है, बट अभी एंड हुआ नहीं है, एंडिंग पर आ गया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7.3 रेस्पिरेशन। तो अभी तक हमने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, जितना भी हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, उसका ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि ऑपोजिट प्रोसेस जो होगा वो रेस्पिरेशन होगा। सो टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस सेल्स रिक्वायर्स एनर्जी। द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज़ फूड और फोटो assimilates products or photosynthesis in plants. Cell break food molecules to release their chemical energy. अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है, लाइफ के जितने भी सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो प्रोसेस होने के लिए सेल को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। आप फूड खाते हो, ठीक है, वहाँ से आ रही होती है। और फोटो एसिमाइलेट्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बने थे, यानी कि ग्लूकोज जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, प्लस में ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें बनी थी। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, जो कि प्लांट्स ने बनाए थे, इनको यूज़ करते हुए, ये एज ए सोर्स हम इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ के प्रोसेसेस कर सकते हैं। सो सेल क्या होते हैं, टूटते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को, यानी कि सेल्स ब्रेक फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई भी फूड मॉलिक्यूल है वो टूटेगा टू रिलीज़ देयर केमिकल एनर्जी। तो मैंने आपको कहा था कि इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब चीज़ बन जाती है तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अब क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि जब हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो एनर्जी इनमें से रिलीज़ होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, सो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि एनर्जी रिलीज़ हो, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन। सो यूजुअली सेल्स यूज़ ऑक्सीजन टू ऑक्साइड फूड। तो फूड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। पहले हम इन्हीं से बना रहे थे प्रोडक्ट, अपनी फूड मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन, हम पहले इन्हीं से बना रहे थे। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास, यानी कि अब रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, तो द मेन ऑक्सीडाइज फूड हमारे पास शुगर होती है, यानी कि ग्लूकोज होती है। सो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। पहले हम क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हम दे रहे थे, फिर हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनकर आ रहे थे। तो ये भी रिएक्शन, ये आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है रिएक्शन, नीचे आपको मॉलिक्यूल्स फॉर्म करके लिखा हुआ है रिएक्शन कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, उसके साथ ऑक्सीजन जब हमने मिलाया है तो हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बन रहा है। ATP क्या है, एनर्जी है हमारे पास। तो जो हमने इससे पहले रिएक्शन पढ़ा था एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है। तो इसको ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत ईजी है आई गेस आप लोगों के लिए। सो अबव इक्वेशन शोज़ दैट कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है जो कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाहर, ये हमारे पास O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसके साथ 6 लिखा हुआ है, तो यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्लस का साइन है। फिर इस एरो के आगे जितनी भी चीज़ होती है वो हमारी प्रोडक्ट होती है। तो प्रोडक्ट हमारे पास अब क्या बन रही है, तो प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है, इसके आगे 6 हो जाएगा, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से वाटर, तो ये हमारे पास वाटर है, इसके आगे 6 आएगा, तो फिर ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसी तरह से ATP हमारे पास क्या हो रही है, बन रही है। तो क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं हम, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और जो मेन एनर्जी की सोर्स जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एनर्जी से भरपूर मॉलिक्यूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, ATP कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस आर सेम। आप जो ब्रीद लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो या रेस्पायर करते हो, दोनों प्रोसेस सेम होते हैं, बट इनके पास क्या होती है, फैक्चुअली दे आर डिफरेंट। मतलब फैक्ट के अगर तौर पे देखा जाए तो
ये हैं डिफरेंट ही, लेकिन काम सेम ही हो रहा होता है। सो एल्दो दे आर लिंक्ड, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, रेस्पिरेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो अभी तक हम जितना डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड मॉलिक्यूल से, लाइक ग्लूकोज हो गया हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करवाते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, एनर्जी हमें मिल सके। सो ब्रीदिंग क्या होती है, वो मूवमेंट ऑफ एयर एंड इन एंड आउट ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ऑक्सीजन की, जब आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर रहे हो, जस्ट करके देखेंगे दफ़ा, जो आप इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, इसके अंदर जो एयर की मूवमेंट है, यानी ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है, आपकी बॉडी के अंदर जाना फिर वो निकलना, ये मूवमेंट कहलाती है, आपके पास क्या कहलाती है, ब्रीदिंग। और इसके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, कहा जाता है वेंटिलेशन। तो जहाँ पे भी वेंटिलेशन लिखा हुआ हो या फिर ब्रीदिंग लिखा हुआ हो, तो आपने समझ जाना है कि एयर के अंदर लेने को और बाहर निकालने को कहा जा रहा है। सो ब्रीदिंग अलाउज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एट सरफेस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो उनकी जो सरफेस होती है वहाँ पर क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। ठीक है, सो द टर्म ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन, ये तीनों के तीनों डिफरेंट ही हैं। यानी कि ये गैसेस का एक्सचेंज होना, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर रेस्पिरेशन हमारे पास क्या था, वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हम एनर्जी निकाल रहे थे। और ब्रीदिंग कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं, बट क्योंकि हम सेलुलर लेवल पर ही ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं और एनर्जी को ही मकसद हमारा एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना है, और क्योंकि ये तीनों की तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। अब हमारे पास कुछ टाइप्स है रेस्पिरेशन की। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनर्जी की प्रोडक्शन की बेस पे कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। एक होती है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो हमारे पास रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, दूसरी है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन क्या है। द प्रिमिटिव टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। तो हमारे पास रेस्पिरेशन की सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोड्यूस होने वाली जो टाइप, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऐसी रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितने भी सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो क्या हो रहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे होते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन हो रहे होते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। सो देयर आर स्पेशल कंडीशंस वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, सो द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट देमसेल्फ टू ब्रेक डाउन देयर फूड विदाउट ऑक्सीजन। तो हमने देखा था कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूट रही थी, तभी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन के बगैर कैसे प्रोसेस होंगे, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, किस तरह से हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होगी कि हम उसको अपने केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसी जगहों पर रहते हैं जिनका जो फूड का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के बगैर ही टूट जाता है और आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो वो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी जगह अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ कहला रही होती है हम बस एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। तो ये किस किस के अंदर हो रही होती है, इट टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, फंजाई, एंडोपैरासाइट्स एंड समटाइम्स इन एनिमल्स, किसी एनिमल में। ठीक है, उनमें हो रही होती है। और एंडोपैरासाइट्स यानी कि जो बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रह रहे होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो क्या आपकी बॉडी से आप नुकसान आपको दे रहे होते हैं और फ़ायदा खुद ले रहे होते हैं। सो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, ग्लूकोज इज़ नॉट ब्रोकन डाउन कम्प्लीटली, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि 5 to 10% एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ रिलीज, बट इट कैन सस्टेन लाइफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमने नॉर्मली यही होगी
कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से हम क्या करेंगे, फूड के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और हमें उसके साथ क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी, यानी कि हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, फूड का मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यानी कि एब्सेंस में तोड़ रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल पूरी तरह से नहीं टूटेगा, वो आधा अधूरा टूटेगा। वो आधा अधूरा टूटेगा, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो एटीपी यानी कि जो एनर्जी होगी वो भी हमें बहुत कम मिलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में। ठीक है, सिर्फ 5 से 10% मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, इट कैन सस्टेन लाइफ इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि हम बस ऐसे ही सिर्फ वो, मतलब यही उनका मेथड होगा ज़िंदा रहने का। हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस तरह से ज़िंदा रह भी सकते हैं। ठीक है, सो इट हैड इवॉल्व्ड ऑन अर्थ वेयर देयर वर नो ऑक्सीजन। सो ये इवॉल्व हुआ है यानी कि फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी कि जो पहले जो थे हमारे डिसेंडेंट्स उनसे एंसेस्टर्स के पास आया है। ठीक है, तो वेयर दे वर नो ऑक्सीजन ऑन अर्थ, जब ऑक्सीजन अर्थ पर नहीं थी तब ये मेथड यूज़ किया जाता था। तो इसकी भी अब हमारे पास क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या है, 2 टाइप्स है हमारे पास। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी है एसिडिक फर्मेंटेशन। सो द बैक्टीरिया एंड फंजाई रेस्पायर्स एरोबिकली। तो हमारे पास जितने भी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, ये क्या करते हैं, एरोबिकली यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पायर कर रहे होते हैं। बट व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ये ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती, तो ये रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, एरोबिकली स्टॉप कर देते हैं और एनएरोबिकली यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है तो नॉर्मल हमारे पास क्या था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाले इस टाइप के अंदर एनारोबिक में, एरोबिक में नॉर्मल हमारे पास क्या हो रहा है, मतलब एनारोबिक हमारे पास जो है, फिर से मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ कि रेस्पिरेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एसिडिक फर्मेंटेशन। तो अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास क्या होगी कि इसमें अंदर हमारे पास आखिर में क्या होगा, बन रहा होगा हमारे पास एक अल्कोहल वाली चीज़ बन रही होगी या उसकी कोई टाइप बन रही होगी, लेकिन इसकी सारी एनारोबिक वाली चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी इनके पास, और जो फूड का मॉलिक्यूल होगा वो आधा अधूरा टूटेगा और थोड़ी सी एनर्जी बनाकर देगा, जो कि हमारे पास हमेशा के लिए ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि पूरी लाइफ जैसे आम होती है गुजारी जाती है उसके लिए इनफ नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर ऐसे वो एरिया में चले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहले आपको जैसे सारी इक्वेशंस आपकी लिखी हुई हैं, पहले इंग्लिश के अंदर कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल हमारे पास अल्कोहल की एक टाइप है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कुछ एनर्जी मिल रही है, यानी कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्लूकोज को तोड़ा यानी कि C6H12 और O6 को जब हमने तोड़ा है तो हमारे पास क्या हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे पास इथेनॉल के। इथेनॉल का फॉर्मूला है हमारे पास C2H5OH, इसके आगे यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, तो यानी कि ये 2 हैं, फिर 2 ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बने और कुछ ATP, सम ATP बनी है। ठीक है, इसको अब मैं रिमूव कर देती हूँ। सो एसिडिक फर्मेंटेशन क्या होती है, इन एनिमल्स व्हेन एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ नॉट इनफ टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड एनर्जी। यहाँ पर भी क्या होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन आपके लिए काफ़ी नहीं रहेगी, यानी कि ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी नहीं होगी, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज टूटता है और टूटने के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड एक एसिड है, इसलिए इसको हम एसिडिक फर्मेंटेशन कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही थी वो इथेनॉल था, जो कि अल्कोहल की टाइप थी, इसलिए हमने इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला था। हालांकि दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है, तो दोनों के पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी और दोनों के अंदर बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा है हमने, तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बना है और कुछ एनर्जी बनी है। ये वही C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और लैक्टिक एसिड बना है, यानी कि C3H6
एंड O3 और इसके आगे 2 लगा हुआ है, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स और सम एनर्जी आप यहाँ पे लिख देना कि सम हमारे पास इस पर ATP बनी है। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल। फिर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत थोड़े से अमाउंट में हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी क्या होती है, इनफ होती है टू पावर द एथलीट्स मसल्स ड्यूरिंग स्टार्ट टाइम ऑफ स्प्रिंट। ही एक्सपीरियंसेस पेन, दिस कंडीशन ऑफ पेन इज़ कॉल्ड मसल फटीग। अच्छा, हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो थोड़ी सी एनर्जी हमारे पास ये जो बनी है ना, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, जिसके नतीजे में उनके जो मसल्स होते हैं वो उसके अंदर स्पेज़म हो जाता है, फटीग हो जाते हैं, थकावट हो जाती है उनके मसल्स में। फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है, वो काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली भागने के नतीजे में आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है और आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या है हमारे पास, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक नतीजा है, एसिडिक फर्मेंटेशन की एक टाइप है, यानी कि हमारे पास एसिडिक फर्मेंटेशन हो रही है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है। तो क्या हो रहा है कि जब आपकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, आपके मसल जब पूरी तरह से फटीग हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम मसल फटीग कहते हैं। और ये एथलीट्स के जो मसल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पावर तब ये जो मतलब एनर्जी जो कि अभी रिलीज़ हुई है लैक्टिक एसिड के नतीजे में, आप 2 मिनट सब्र कर जाते हो और रुक जाते हो, फिर जो आपको एनर्जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में मिली है, इसको एसिडिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं, आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़े हुए। तो क्या होता है, इसको ये जो एनर्जी होती है उस एथलीट्स के मसल, यानी कि जो बहुत थके हुए मसल्स हैं, जिन्होंने बहुत वर्कआउट किया हुआ है, उनको रीस्टोर करने के लिए, वो फिर से अगर थोड़ा और भागना चाहें तो और भागने के लिए इनफ होती है। सो द लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस इन हिज मसल्स एंड बूल स्ट्रीम। तो ये भी पूरा वही चीज़ लिखी हुई है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, देन हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या। सो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक एमरजेंसी अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि आपको एक एथलीट को एनर्जी की नीड पड़ी, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भाग रहा था कि अब उसके इन्वायरमेंट के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं रही है जिसको वो ले सके। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जब इनफ ऑक्सीजन नहीं बची है इन्वायरमेंट में, तो वो क्या कर रहा है, एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है। तो एनारोबिकली रेस्पायर करते हुए उसने क्या किया, जो एनर्जी इमरजेंसी के अंदर तैयार की है लैक्टिक एसिड की फॉर्म में या अल्कोहल की फॉर्म में, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की फॉर्म में, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है वो ऐसी कंडीशन के अंदर विदाउट ऑक्सीजन, या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर एसिड्स। दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बन रहे होते हैं वो एसिड्स होते हैं। सो विनीगर, आप लोगों को पता है, सिरका आर ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस करवाया जाता है एसिडिक फॉर्मुलेशन से। एसिडिक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस करवाया जाता है, ये चीज़ आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूस, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूस, मैंने आपको वहाँ पे इथेनॉल दिखाया था, तो इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं उसे, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ प्रोड्यूस कमर्शियली बाय मेकिंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लाइक बियर होती है, वाइन होती है, या दूसरी जितनी बेवरेजेस होती हैं उनको यूज़ कर क्या किया जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर मोस्ट जो मेन प्रोडक्ट होती है वो इथाइल अल्कोहल होती है। इसको आप इंटर में भी डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका लिखा हुआ है पुरानी वाले सिंटेक्स बुक के अंदर। न्यू अभी जो आ गई हो अगर, तो वो मैंने अभी रीड नहीं की है, मुझे आइडिया नहीं है उनके अंदर क्या कोर्स आउटलाइन है, बट पुरानी वाली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो चैप्टर नंबर 7 होगा उसके अंदर
लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2, ओवरऑल चैप्टर 7, ठीक है। फिर है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या? तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास रेस्पिरेशन की एक टाइप है जिसके अंदर फूड के मॉलिक्यूल को यानी कि ग्लूकोज को यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है? ताकि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो ये वो टाइप है रेस्पिरेशन की जिसके अंदर फूड के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाएगा किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करवा सके। सो इट इज़ द मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारे पास रेस्पिरेशन का एक मेथड है जो कि सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यही हो रहा होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं और फूड मॉलिक्यूल जो कि हम प्लांट्स की फॉर्म में, एनिमल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, खाने की फॉर्म के अंदर, उन जो कि उन्होंने खुद अपनी एनर्जी बनाई हुई है और हम उसको पका के खा जाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे पास आ जाती है, लेकिन कम फॉर्म में आती है क्योंकि कन्वर्जन जब होती है एनर्जी ज़ाया भी हो जाती है। तो क्या होता है कि आपके वो फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करते हैं? एरोबिकली रेस्पायर करते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके और आप अपने दूसरे काम कर सकें और आपकी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हो सकें। तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग द फूड को क्या किया जाएगा? ऑक्सीडाइज किया जाएगा और रिलीज़ क्या करवाई जाएगी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर रिलीज़ होती है। उसके अंदर क्योंकि सम एटीपी सम एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2827 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज हमारे पास रिलीज़ होंगी, जो कि बराबर होती है हमारे पास 36 एटीपी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज के। यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसमें से 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, जिसको आप एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो आप ये भी कह सकते हो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो 2827 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देगा। ऐसे लिखो या ऐसे, बात एक ही है, बट वो आपके पास जो है वो किलो जूल पर मोल में लिखा हुआ है और वो आपको एटीपीज़ का एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है। तो रेस्पिरेशन के अंदर कितनी एटीपीज़ बनती हैं? 36। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। सो द एंड प्रोडक्ट हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब ने रिएक्शन किया तो क्या प्रोड्यूस करवाया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस में एनर्जी कितनी? तो एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 36 एटीपी या फिर 2827 किलो जूल पर मोल हमारे पास क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड वाटर भी, वहाँ पर हमने क्या लिखा था? सम एटीपी सम एनर्जी। इस तरह से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हमारे पास क्या हो रहा होता है? एटीपीज़ भी काफ़ी अमाउंट में हमारे पास बन रहे हैं, यानी कि 36 बन रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, मैंने सोचा आज के इस लेक्चर के अंदर रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लें ताकि जितने भी आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हों वो क्लियर हो जाएँ और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज़म्स हैं उनको डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये हमारे पास 3 मैकेनिज़म्स हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अभी आपने क्या करना है? जल्दी से इसको सारा रिवाइज़ करना है अपनी बुक से ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। जो चीज़ समझ नहीं आनी है कॉमेंट में आपने पूछना है। अपना आप लोगों ने साथ ही साथ बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।